मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व पर चर्चा करें। पिछले व्याख्यान में हमने स्वतंत्रता के पहले भारत की जो विदेश नीति थी उसका हमने अवलोकन किया था और यह पाया था कि 1947 के पहले या जब भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना नहीं हुई थी, इसके पहले तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही भारतीय विदेश नीति का संचालन और निर्धारण होता रहा। लेकिन इसके ठीक विपरीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृष्टिकोण था। क्योंकि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो वह अपने ढंग से भारत की विदेश नीति का निर्धारण करते थे, संचालन करते थे। लेकिन इसी बीच जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब समय समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेश नीति के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रस्ताव पारित किए। भले ही उन प्रस्तावों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्व नहीं था या बहुत कम था, लेकिन फिर भी इससे यह पता चल जाता है कि भारत की मानसिकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में और दुनिया में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में क्या है। तो 1947 के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए, ये सब भारत की विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का इन्होंने निर्वाह किया। मतलब जिन शासक वर्गों पर भारत की विदेश नीति के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक ऐतिहासिक आधार मिला कि आने वाले समयों में भारत की विदेश नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। इस संदर्भ में पंडित नेहरू ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना ठीक नहीं है। मैंने इसका आविष्कार नहीं किया, केवल शब्दों के द्वारा प्रतिपादन किया। यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है। इसमें एक आखिरी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पंडित नेहरू कहते हैं कि यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है। आगे वो कहते हैं कि यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भारत की विदेश नीति इस विदेश नीति से अधिक भिन्न नहीं होती। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता, वह लगभग इसी प्रकार की विदेश नीति का है निर्धारण करता। मतलब यह है कि भारत में पहले से पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी कि आगे आने वाले वर्षों में जब भारत आजाद हो जाएगा तब भारत की विदेश नीति क्या होगी। इसी प्रकार से आगे चल करके श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कहा कि विदेश नीति में हमेशा निर्धारित स्थितियां नहीं होती, निर्धारित परिस्थितियां नहीं होती। हम ये मानते हैं कि भूतकाल में बहुत से देश हमारे मित्र नहीं रहे, लेकिन जहां पर मतभेद हो उसको दूर किया जाना चाहिए, जहां मित्रता हो उसका विस्तार किया जाना चाहिए और जहां पर विरोध हो उसको समाप्त किया जाना चाहिए। केवल कुछ मूल्य और हित स्थायी होते हैं और इसके आधार पर हम कोई समझौता किसी भी देश के साथ नहीं कर सकते। मतलब भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम मित्रता का विस्तार करना चाहते हैं, विरोध को समाप्त करना चाहते हैं, मतभेद को दूर करना चाहते हैं और दुनिया के सभी देशों के साथ हम मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना करने के इच्छुक हैं। यह नीति नेहरू काल में भी रही, श्रीमती गांधी के कार्यकाल में भी रही और अभी भी हम इसी नीति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंडित नेहरू ने जिस गुटनिरपेक्षता की नीति को स्थापित किया, उसी नीति पर विद्यमान रहते हुए हम समय अनुसार अपनी विदेश नीति को थोड़ा बहुत व्यावहारिक दृष्टि से परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि भारत की विदेश नीति के कारण ही आज भारत दुनिया में एक जाना पहचाना राष्ट्र बन चुका है। दुनिया में जहां कहीं भी कोई घटना घटती है, दुनिया के विभिन्न देशों की नजर भारत पर रहती है कि देखें भारत कौन सा स्टेप लेता है, किस ओर रुख करता है, वह किसका समर्थन अथवा किसका विरोध करता है और उस घटना के बारे में भारत का दृष्टिकोण क्या है।
और इस माने में लॉर्ड पाम्स्टन, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ने एक बहुत मजे की बात कही, इंग्लैंड के न तो कोई स्थायी मित्र हैं न कोई स्थायी शत्रु, स्थायी केवल हित हैं। और इसी के अनुसार विदेश नीति का संचालन और निर्धारण और संचालन किया जाता है। तो प्रत्येक राष्ट्र जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है तो वह सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को सामने रखता है। राष्ट्रीय हित के सामने अन्य सब बातें तुच्छ होती हैं, बेकार होती हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व ही है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। यह संभव है कि किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के कार्यकाल में विदेश नीति ज्यादा गतिशील न रहा हो। ये भी हो सकता है कि किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश नीति बहुत ज्यादा गतिशील रहा हो, लेकिन मूल तत्व होता है राष्ट्रीय हित की पूर्ति। तो इस व्याख्यान में देखें भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीजों ने भारत की विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। यह ऐसा नहीं हुआ कि पंडित नेहरू गुटबाजी से बहुत ज्यादा त्रस्त थे या गुटबाजी को पसंद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकन गुट और सोवियत संघ को छोड़ करके एक नए गुट का निर्माण कर लिया। ऐसा नहीं है। हर देश की परिस्थिति अलग अलग होती है और उन परिस्थितियों के अनुरूप जो शासक अपने देश की विदेश नीति को निर्धारित करता है वही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सफल हो पाता है, क्योंकि जब एक देश विदेश नीति का संचालन करता है तो उसे पूरी जनता का सहज स्वाभाविक समर्थन मिलना चाहिए। ऐसा जनता को महसूस नहीं होना चाहिए कि यह विदेश नीति हम पर थोपी गई है, अथवा सरकार जिस विदेश नीति का संचालन कर रही है या विदेशों से जो संबंध स्थापित कर रही है उस पर हमारा समर्थन नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते। ये भावना जनता के मन में नहीं आनी चाहिए। और जब यदि जनता का समर्थन विदेश नीति अथवा आंतरिक नीति को नहीं मिलेगा तो फिर वह विदेश नीति कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए हर देश की अपनी परिस्थिति होती है और उन परिस्थितियों के अनुरूप शासक वर्ग विदेश नीति का निर्धारण करता रहता है। जैसे अमेरिका ने शुरुआती दौर में लगभग 150 वर्षों तक वह पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा, और जब यह स्पष्ट हो गया कि इस पृथकतावादी नीति का समर्थन पूरी अमेरिका की जनता करती थी, जब वुड्रो विल्सन ने इस दायरे के बाहर आकर काम करना शुरू किया तो वुड्रो विल्सन को सफलता नहीं मिली, क्योंकि अमेरिकन जनता चाहती थी अमेरिका केवल अमेरिकन के लिए है और हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब जनता ने यह समझा कि यदि अब भी हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन जनता ने यह महसूस करना शुरू किया कि यदि हम पहले की भांति पृथकवादी नीति का पालन करते रहें तो फिर पूरी दुनिया लाल हो जाएगी, मतलब साम्यवादी हो जाएगी। तो साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने 150 वर्ष पुरानी पृथकतावादी नीति का परित्याग किया और वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हो गया। तो हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं और हर देश की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मिलकर के किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण करती हैं। तो विदेश नीति के निर्धारक 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक आंतरिक तत्व होता है, दूसरा बाह्य तत्व होता है। देखें पहले आंतरिक तत्व को। सबसे पहले है भौगोलिक तत्व। नेपोलियन कहता है हर देश की विदेश नीति उसकी भौगोलिक स्थिति तय करती है। और एयर्स ने बड़ी मजे की बात कही, समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, लेकिन भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। देखिए, आप एक मोहल्ले में निवास करते हैं, वहां पर आपका अपना घर है, मान लीजिए पड़ोसियों से नहीं बना, आप क्या करेंगे? उस घर को बेच करके दूसरे जगह नया घर ले लेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि जब एक राष्ट्र अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाए तो क्या अपने पूरे देश को दूसरे जगह शिफ्ट कर सकता है? यह संभव नहीं है।
मतलब भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। दूसरे शब्दों में एक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति उसकी विदेश नीति का निर्धारण करती है। ये एक स्थायी तत्व है। आप भूगोल को बदल नहीं सकते, देश के नक्शा को बदल नहीं सकते। भारत एक बड़ा राष्ट्र है, भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा राष्ट्र है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का राष्ट्र है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, 15,200, और जल सीमा 6,083 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी चौड़ी जल और थल सीमा की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि भारत अपनी सैनिक तैयारी अच्छी तरह से रखे, वह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखे। देखिए, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, थोड़ा सा दूर अफगानिस्तान, इधर रूस भी है, चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, और दक्षिण में श्रीलंका भी है, और अंडमान निकोबार के दक्षिण में मालदीव भी है। ये सब हमारे पड़ोसी हैं और इन पड़ोसियों के साथ संबंधों का मित्रतापूर्ण होना आवश्यक है। यह बात सही है कि पाकिस्तान से वैसी दोस्ती नहीं हो सकती जैसा अन्य देशों के साथ हो सकती है, लेकिन अन्य देशों के साथ तो अच्छी दोस्ती हो, अच्छा दोस्ताना संबंध स्थापित कर सकते हैं हम। यदि अन्य सभी पड़ोसियों के साथ हम अच्छा संबंध बनाए रखें तो एक पाकिस्तान से हम आराम से निपट लेंगे, निपट सकते हैं, निपटते रहे हैं। और सभी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने की हम शुरू से ही कोशिश करते रहे हैं। हर राष्ट्र अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप अपने विदेश नीति को चलाता है, विदेश नीति का निर्धारण करता है, संचालन करता है। इतना ही नहीं, एक मध्य पूर्व 1927 के ब्रुसेल्स सम्मेलन में पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि दुनिया के आप समस्त देशों को आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, साम्राज्यवाद मुक्त और उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहिए, तो आप पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करिए, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करिए। क्यों? क्योंकि यदि भारत आजाद हो गया तो आप अपने आप आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको नियंत्रण करने के लिए मुख्य केंद्र भारत है। और पंडित नेहरू का यह कथन 20 वर्षों के बाद सच हो गया, क्योंकि भारत की आजादी के बाद दुनिया में जितने भी उपनिवेश थे एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में, ये सब उपनिवेश एक एक करके स्वतंत्र होने लगे। भारत के दक्षिण में बिल्कुल हिंद महासागर है, हिंद महासागर में शांति बनी रहनी चाहिए। तो भारत की नीति शुरू से ही रही कि आप महाशक्तियां प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन हिंद महासागर को अपने युद्ध पिपासा का, अपने अहम का अखाड़ा मत बनने दीजिए। तो हिंद महासागर की शांति भारत के लिए आवश्यक है। और जब अमेरिका ने भारत के बिल्कुल ठीक दक्षिण में 1000 किलोमीटर की दूरी पर डिएगो गार्सिया द्वीप में अपना सैन्य अड्डा बनाया, तो भारत ने इसका घोर विरोध किया, यह कह करके कि आपको लड़ना है आप अपने इलाके में लड़िए, हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बने रहने दीजिए। यहां से मध्य पूर्व को लाइन जाती है, यहां से सीधे हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर को लाइन जाती है। ये पूरा क्षेत्र शांति का क्षेत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से देश की भौगोलिक स्थिति एक निर्धारक तत्व मानी जाती है। इसी प्रकार से जैसे हिमालय है, 1962 के पहले तक भारत की मान्यता थी कि हिमालय बहुत ही दुरूह है, दुर्गम है, उसको पार करना संभव नहीं है। लेकिन जब 1962 के युद्ध में चीन ने हिमालय की तरफ से भारत पर आक्रमण किया तो भारत की विदेश नीति को परिवर्तित करना पड़ा। उसने यह मान लिया कि अब हिमालय दुर्भेद्य नहीं रहा। तो जैसी भौगोलिक स्थिति होगी उसी प्रकार से देश की विदेश नीति तय होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया 1941 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, तो जर्मन सैनिक सोवियत संघ की ठंड से ज्यादा वाकिफ नहीं थे। परिणाम क्या हुआ?
परिणाम यह हुआ कि जितने सैनिक युद्ध में मारे गए उससे अधिक वहां के ठंड से सिकुड़ करके मरे। तो भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से देश की पूरी दशा और दिशा निर्धारित करती है। दूसरा है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व के संदर्भ में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक सुरक्षा, दूसरा विदेशी सहायता और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। हम जो भी एक व्यवस्था की स्थापना करें उसमें सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा की बात आती है। आर्थिक व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जरा गौर करिए, 1789 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका बना तब से लेकर के 1941 तक पूरे अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण शांति बनी रही। एक छोटा सा व्यवधान आया था 1861-63 के बीच, वहां पर गृहयुद्ध हुआ था दास प्रथा के विरुद्ध, और एक बार 1815 के आसपास मेक्सिको के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। इन 2 घटनाओं के अलावा अमेरिका में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ और वह निर्बाध रूप में अपना आर्थिक विकास करता रहा। भारत को देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, इसके 4 महीने के बाद पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हो गई। वहां से उबरे नहीं थे, चीन ने आक्रमण कर दिया। अतिक्रमण तो बहुत पहले से चला आ रहा था, बिल्कुल खुल करके उसने आक्रमण कर दिया। उससे थोड़ा सा मुक्त हुए 1965 में फिर से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। थोड़ा सा उससे मुक्त हुए, फिर 1971 में लड़ाई आ गई, फिर कारगिल की समस्या आ गई, और आए दिन पाकिस्तान तो युद्ध की स्थिति बनाए रख रहा है। तो इतने डिस्टर्बेंसेस हुए भारत में, फिर भी भारत अपनी जगह पर अचल है, अविचल खड़ा रहा और धीरे धीरे करके अपना आर्थिक विकास करता रहा। जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो भारत की आर्थिक स्थिति सर्वाधिक निम्न स्तर की थी, क्योंकि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने भारत को पूरे नींबू के समान निचोड़ दिया था। पूरा का पूरा माल लूट करके ले गए। भारतीयों का भी सहयोग रहा इस लूट के माल को ले जाने में, अंग्रेज के समर्थन में। लेकिन जो 1947 में वो छोड़कर गए थे वो पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से पस्त था। भारत को अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करना था, अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता थी। उस समय खाद्यान्न भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं होते थे, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो सुरक्षा। दूसरी है विदेशी सहायता। हमको विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। आपको शायद याद नहीं होगा कि अमेरिका से मक्का पाउडर आता था। तो यह सच है या गलत है, सच या झूठ है, ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन यह माना जाता, यह कुछ लोगों का कहना था कि जो मक्का पाउडर अमेरिका में बिजनेसमैन समुद्र में फेंकते हैं मछलियों को खिलाने के लिए, वो मक्का पाउडर वो भारत भेज रहा है। हमको ये इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम 6 दिन खाएंगे, 1 दिन उपवास रहेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। और तीसरी चीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आयात बहुत ज्यादा था, निर्यात बहुत कम था, क्योंकि कच्चे माल की दृष्टि से भारत संपन्न था और अभी भी है, लेकिन उस कच्चे माल को तैयार माल में बनाने की तकनीक मालूम नहीं थी हमें। परिणाम स्वरूप बिल्कुल मिट्टी के मोल, मिट्टी के भाव हम विदेशों को कच्चा माल भेजते रहे और वहां से तैयार माल को 10 गुने 25 गुने दाम पर खरीदने के लिए मजबूर थे, क्योंकि हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं था। और ऐसी स्थिति में हमको अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता थी। जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ 1947 में, उसके बाद चीन का आक्रमण जब हुआ तो उसके बाद भारत ने कहा अमेरिका से कि आप हमको विमान, लड़ाकू विमान बनाना है, लड़ाकू विमान हमको चाहिए, आप हमको सप्लाई करिए। अमेरिका ने कहा ठीक है देंगे,
उसके बाद भारत ने कहा देखो हम आपसे विमान लेंगे, लेकिन उस विमान को मेंटेनेंस करने के लिए आवश्यक कारखाना भी भारत ने बनाइए और उस विमान को बनाने की टेक्निक भी आप हमको दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपने हमको विमान सप्लाई कर दिया, उसका एक नट बोल्ट खराब हो गया, तुम उसके एक नट बोल्ट के अमेरिका जाए, आपके चक्कर लगाए, आपको आपके सामने गिड़गिड़ाए कि भैया एक नट बोल्ट दे दो। ऐसा नहीं, आप टेक्निक भी दीजिए। अमेरिका ने कहा नहीं, विमान देंगे, टेक्निक नहीं देंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है, हम आपसे नहीं लेंगे। सोवियत संघ के पास गया भारत। सोवियत संघ ने कहा कि हम तुमको न केवल विमान देंगे, विमान की टेक्निक भी देंगे और विमान मेंटेनेंस के लिए पूरा आवश्यक कारखाना की भी स्थापना कर देंगे। तो विदेशी सहायता, यदि भारत किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाता तो भारत को उसी गुट के अधीन रह करके काम करना पड़ता। अमेरिकन गुट से फ्रांस बाहर क्यों आया? क्योंकि फ्रांस ने सोचा कि अमेरिकन गुट में रहते हुए हम अपना विकास नहीं कर सकते, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, हमें हमेशा अमेरिका पर निर्भर होना पड़ेगा। और जब पाकिस्तान अमेरिकन गुट में सम्मिलित हो गया तो वहां पर पूरे अमेरिकन सामान की तो सप्लाई होने लगी, हर चीज। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति विदेशों से आयातित कारों में घूमते थे, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद बना नहीं सकता था। तो एक पाकिस्तान पत्रकार भारत आया था और श्रीमती गांधी एम्बेसडर कार में चलती थी। तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने कहा कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री इस डब्बे में घूम रही हैं। तो भारतीय पत्रकार ने जवाब दिया, एक डब्बा है तो क्या हुआ, ये भारत का बना हुआ है, ये गौरव कहां हमको मिल पाता। तो आर्थिक तत्व, आर्थिक निर्माण, आज के जमाने में आर्थिक तत्व विदेश नीति के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यदि भारत किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाता तो दूसरे गुट से उसको कोई सहायता नहीं मिल पाती और दूसरे गुट की आंखों की किरकिरी बन जाता। तो देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह भारत किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाए, दूसरे गुट के साथ दूरियां बना ले, क्योंकि भारत यह भी जानता था कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। अमेरिकन व्यवस्था की चर्चा करें तो अमेरिका हमेशा अपने राष्ट्रों को इतने वशीभूत कर देता है, इतना ज्यादा अमेरिका डॉलर की सहायता देता है कि वह उसके मुंह को खोलिए तो अंदर अमेरिका नजर आता है। और वो चीज भारत के पंडित लोग नहीं चाहते थे। तो हमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता थी और दुनिया में शांति बनी रहे इसकी भी आवश्यकता थी। 1967 में जब अरब इजराइल युद्ध हुआ तो स्वेज नहर बंद कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? विदेशों से जो आर्थिक सहायता, हमको व्यापारिक सहायता विदेशों से मिल रही थी या विदेशों से जो चीज मंगा रहे थे, उसको हमें पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके भारत की ओर लाना पड़ता था, क्योंकि स्वेज नहर बंद हो गया था युद्ध के कारण। और इसके कारण उन चीजों की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। तो भारत ये चाहता है दुनिया में शांति बनी रहे। तीसरा है राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व ये हैंडल करने का काम करता है। कैसे हैंडल करने का? इस ओर चलना या उस ओर चलना। हमने एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया। इस प्रजातंत्र के पूरे देश की जनता एक स्वर से सहमत थी, एक मत थी। भारत की व्यवस्था उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता की व्यवस्था, समाजवाद की व्यवस्था और विश्व बंधुत्व, विश्व शांति की व्यवस्था। विश्व शांति, विश्व बंधुत्व भारत के रग रग में लगा हुआ है, रग रग में स्थित है। और इस कारण से भारत ऐसी कोई विदेश नीति को स्वीकार नहीं कर सकता था जो इन मूल्यों के विपरीत होते हैं। अपने मूल्य आप पर कोई चीज थोपी हुई नहीं होनी चाहिए।
सहज सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए। गौर करिए कि 1917 में जिस साम्यवाद की स्थापना सोवियत संघ में की गई थी, लगभग 70-75 वर्ष तक उस व्यवस्था में रहने के बावजूद सोवियत जनता उसको हृदय से अंगीकार नहीं कर पाई, हृदय से स्वीकार नहीं कर पाई। जबकि बचपन से ही वहां पर हर बच्चे को साम्यवाद की कठोर शिक्षा दी जाती थी। कठोर प्रशिक्षण होने के बावजूद वहां की जनता इसे मन आत्मसात नहीं कर पाई। परिणाम यह हुआ कि छोटी सी ढील ने, गोर्बाचेव की छोटी सी ढील ने पूरे सोवियत संघ को भरभरा कर गिरा दिया। तो जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार से विदेश नीति को भी बनाना पड़ेगा। अब चौथा तत्व देखें, सैनिक तत्व। जब भारत का विभाजन हुआ, सैनिकों का भी विभाजन हो गया, आर्थिक तत्वों का भी, उद्योग धंधों का भी विभाजन हो गया। भारत की सैनिक तैयारी क्या थी? बिल्कुल जीरो, नील। और यही कारण था कि 1947 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर के, भारत के पंडित ने सोचा इस मामले को यूनाइटेड नेशन पे ले जाया जाए। लेकिन भारत को क्या पता था कि यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसी ही राजनीति होगी, यहां पर भी पक्षपात होगा। जानबूझकर अमेरिका यह चाहता था कि इस युद्ध में पाकिस्तान का हम साथ देंगे, और उसने पाकिस्तान का साथ दिया। कोई सैनिक तैयारी नहीं। 1962 की लड़ाई में हारे क्यों? क्योंकि भारत सैनिक तैयारी की दृष्टि से बिल्कुल शून्य था। जहां पर गोला बारूद बनते, अस्त्र शस्त्र बनते, वहां पर कृष्ण मेनन के नेतृत्व में खिलौने बनाए जाने लगे। खिलौने। क्योंकि भारत को यह सोचना था कि युद्ध नहीं होगा भारत के साथ, कोई भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। परिणाम यह हुआ, हमको बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। और 1962 की लड़ाई में जो हार हुई, उस हार के बाद भारत ने सोच लिया कि जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, अपने राष्ट्र की अखंडता और एकता को सुरक्षित नहीं रख सकता। और तब 1962 के बाद फिर हमने धीरे धीरे करके अपनी सैनिक तैयारियां बढ़ानी शुरू की। परिणाम क्या हुआ? 1965 में जीते, 1971 में जीते, 1998 में जीते। 1998-99 में हमने परमाणु बम भी बना लिया, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान बना चुका था। और हम आए दिन विभिन्न प्रकार के मिसाइल्स का परीक्षण कर रहे हैं। खबरदार, आइंदा यदि तुमने कोई भी दुस्साहस किया, परिणाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। आए दिन हम परीक्षण करते जा रहे हैं। तो ये सैनिक तत्व है। जैसे सैनिक तैयारी होगी उसी प्रकार से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले सकेंगे। एक दूसरों पर अधीन राष्ट्र, दूसरों की सहायता पर गुजारा करने वाला राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या भाग ले सकेगा? आज दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, ये केवल सैनिक शक्ति के कारण महाशक्ति बनी हुई है। अन्य भी तत्व हैं, लेकिन मूल चीज है सैनिक शक्ति। तो सैनिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चीन का युद्ध हुआ, 1971 की लड़ाई हुई, 98 की लड़ाई हुई। इन सभी लड़ाइयों में भारत ने सबक सीख लिया कि यदि भारत की अखंडता को बनाए रखना है तो भारत की सैनिक तैयारी पुष्ट होनी चाहिए। फिर है वैचारिक तत्व। वैचारिक तत्व सत्य, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद का विरोध। और फिर दोनों गुटों की स्थिति क्या थी? वैचारिक तत्व के अंतर्गत हमारी जो मूल धारणाएं हैं, हम भारतीयों की जो मानसिक स्थिति है, वह मानसिक स्थिति भी विदेश नीति के निर्धारण करने वालों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। आप पूरे हजारों वर्षों के इतिहास को देख लीजिए।
भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया, सैनिक आक्रमण नहीं किया। वह दूसरे देशों में सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल भेजता रहा, अपने धर्म का, अपने मूल्यों का प्रचार प्रसार करता रहा, लेकिन आक्रमण का रिकॉर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आक्रमण झेले, एक नहीं हजारों आक्रमण झेले। क्यों? वैचारिकता, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तुम भी जियो हमको भी जीने दो, ये भारत का वैचारिक तत्व है। और यदि हम किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाते हैं तो हमको न चाहते हुए भी उस गुट के द्वारा की गई सैनिक कार्यवाहियों में भाग लेना पड़ता। हम उस गुट के वशीभूत हो जाते हैं। और इसलिए भारत का वैचारिक तत्व विदेश नीति के अनुरूप है। फिर है व्यक्तिगत तत्व। पंडित नेहरू ने कह दिया था कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना उचित नहीं है। मैंने इसका आविष्कार नहीं किया, इसका केवल प्रतिपादन किया है। यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है। लेकिन पूरे स्थितियों का यदि आकलन आप करें तो स्पष्ट हो जाएगा। 1953 में लंदन टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा था, कई बार पंडित नेहरू पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनका उद्देश्य एशिया का नेतृत्व करना है। पंडित नेहरू ने अनेक बार इसका खंडन किया है। लेकिन यदि स्थिति का पूरा मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत चाहे न चाहे उसे कल एशिया का नेतृत्व करना पड़ेगा। व्यक्तित्व की छाप। और आज देख लीजिएगा, पूरे एशिया में यदि कोई विश्वस्त राष्ट्र है, चीन और पाकिस्तान की नजरों को यदि आप अलग कर दें तो पूरे एशिया में, न केवल पूरे एशिया में अपितु पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। क्यों? वैचारिक तत्व। सबको साथ लेकर चलो, एक विश्व की स्थापना करो। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए, डिप्लोमेसी करिए, कूटनीति करिए। तो हर राष्ट्र की विदेश नीति व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, नेता कौन है। सोवियत संघ में स्टालिन के समय एक नीति थी, ख्रुश्चेव के समय दूसरी नीति हो गई। साम्यवादी नीति ही रही, लेकिन दोनों की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटेन में जब चैम्बरलेन था, उसने हिटलर के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई और चर्चिल ने ताल ठोकने की नीति अपनाई। देश एक ही है, देश एक है, नीति एक है, लेकिन व्यक्तित्व पर नीति के संचालन की जिम्मेदारी होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होगा। हमारे देश में मनमोहन सिंह थे, बंबई ब्लास्ट की घटना हुई, ताज होटल की घटना घटी, अमेरिका पहुंच के शिकायत करते हैं पाकिस्तान की। आज नरेंद्र मोदी के शासन का काल में क्या हो रहा है देखिए। पाकिस्तान एक घटना करता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाता है। तो पाकिस्तान को जाकर बोलता नहीं कि पाकिस्तान की शिकायत नहीं करता। आज अपने दमखम पर चीन और पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर भी घूम रहा है, उसको भीख नहीं मिल रही है। तो ऐसी विदेश नीति का निर्माता मुखिया को होना चाहिए। और आगे ऐतिहासिक तत्व। ऐतिहासिक तत्व मतलब 1947 के पहले की स्थिति क्या थी। भारत ने हमेशा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समय समय पर प्रस्ताव पारित करके साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध किया था। नस्लीगत भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका काले गोरे की नीति, अमेरिका में काले गोरे की नीति, इंग्लैंड की काले गोरे की नीति, भारत खुद इसका भुक्तभोगी था। इन सभी चीजों का उसने विरोध किया। और स्वतंत्रता के बाद उसने दुनिया में जहां के भी साम्राज्यवादी आंदोलन हुए, साम्राज्यवाद के विरोध में आंदोलन हुए, उपनिवेशवाद के विरोध में आंदोलन हुए,
वहां पर भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको याद होगा या नहीं होगा, 1948 में जब इंडोनेशिया में आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तो पंडित नेहरू ने वहां के राष्ट्रपति सुकार्नो को विमान में ले आए थे, अपहरण करके ले आए थे। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी किसने? बिजू पटनायक। बिजू पटनायक के पुत्र, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पिता, वो पहले एक पायलट थे। इंडोनेशिया से खबर आई आंदोलन चल रहा है, फ्रांस वहां पर और कब्जा करना चाहता है, और डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में वहां पर आंदोलन चल रहा है। तो भारत के पंडित नेहरू ने अपना विमान भेजा, बिजू पटनायक पायलट थे, और सुकर्णो को, डॉक्टर सुकर्णो को ले आए, यहां पर सुरक्षित उन्होंने रखा। ये ऐतिहासिक तथ्य। जब अटलांटिक चार्टर की घोषणा हुई 1941 में, अमेरिकन और सोवियत राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति सब मिले। उस अटलांटिक चार्टर में आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की गई, लेकिन अमेरिका ने भारत के संदर्भ में इसको स्वीकार नहीं किया, जबकि रूस ने, सोवियत संघ ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो पंडित नेहरू ने उसी समय बोल दिया था कि भविष्य में इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि अमेरिका भारत की स्वतंत्रता का विरोधी है, सोवियत संघ भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक है। पूरी ब्रिटिश व्यवस्था हमने भारत में स्थापित कर ली। हर जगह ब्रिटिश प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाली गई कि हम अभी भी ब्रिटिश व्यवस्था को ज्यादा बेहतर मानते हैं। मानसिकता ऐसी बन गई है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था कहिए, चाहे अन्य किसी प्रकार की भी व्यवस्था हो। ये ऐतिहासिक तत्व। और फिर आखिरी में राष्ट्रीय हित। इन सभी चीजों का एक मुख्य तर्क है, मुख्य तत्व है राष्ट्रीय हित। आपका राष्ट्रीय हित किस तत्व से पूरा होगा, किस प्रकार की नीति को अपनाएंगे तो आपका राष्ट्रीय हित की पूर्ति होगी। बहुत लंबे समय तक भारत ने अरब देशों के समर्थन करने की नीति अपनाई, यहां तक कि भारत को 14वां अरब देश माना गया। अरब देशों में, अरब क्षेत्र में 13 देश हैं जिनको कि अरब के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, ये ढेर सारे राष्ट्र, इनकी संख्या 13 है। भारत की अरब नीति के कारण भारत को 14वां अरब देश कहा गया। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति में जनता का समर्थन भी मिलना चाहिए। भारत में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते थे, अभी भी रहते हैं। यदि भारत शुरू से इजराइल का समर्थन करता तो भारत की विदेश नीति को भारत में रहने वाले मुसलमान समर्थन नहीं दे सकते थे। मुसलमानों का समर्थन कैसे प्राप्त होता? और फिर लाखों की संख्या में भारत के लोग अरब देशों में जाकर के नौकरी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भारत ने इजराइल का विरोध किया, अरब देशों का समर्थन किया। लेकिन जब धीरे धीरे करके अरब राष्ट्र स्वयं इजराइल के साथ संबंध बनाने लगे, तब भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध की स्थापना की। मान्यता तो 1948 में ही दे चुका था भारत, लेकिन राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। मुरारजी देसाई के समय में इजराइल के विदेश मंत्री ने गुप्त यात्रा की थी भारत की, और कहा कि आप हमारे साथ राजनयिक संबंध स्थापित करिए। मुरारजी देसाई ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, अभी जब वक्त आएगा तब देखेंगे। और 1991-92 के बाद भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की, क्योंकि यही हमारा राष्ट्रीय हित था। इसी प्रकार से बांग्लादेश के संदर्भ में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि भारत शोषण नहीं चाहता था, साम्राज्यवाद का विरोध करता था। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय हित जिसमें पूरा होगा, उसी प्रकार से हम काम करते हैं। विदेश नीति का निर्धारक राष्ट्रीय हित को मूल लक्ष्य रखते हुए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण और संचालन करता है। तो ये कुछ निर्धारक तत्व हैं, इनको आंतरिक तत्व कहा जाता है। देश की आंतरिक परिस्थितियां जैसी होती हैं,
विदेश नीति निर्माता उसी के अनुरूप यदि विदेश नीति का निर्धारण करता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। और आप इस चीज को महसूस करते होंगे कि देश की आंतरिक नीति के बारे में भले ही जनता में मतभेद हो, राजनीतिक विरोध हो, लेकिन जब विदेश नीति की बात आती है, भारत का जन जन भारत की विदेश नीति का समर्थन करता है। यही हमारे विदेश नीति का सार है। और पंडित नेहरू का कथन भी सही साबित हो जाता है, यह आवश्यकता की, यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है और यह जनता इस विदेश नीति को आत्मसात कर चुकी है। इसके आगे की व्याख्या अगले व्याख्यान में। आपको धन्यवाद।